1947 में सिर्फ दो देशों के बीच लकीर नहीं खींची गई थी, बल्कि कई घरों, कई परिवारों, कई गांवों, कई भाषाओं का भी बंटवारा हुआ था। ऐसा ही एक राज्य पंजाब भी है, जिसे दो धर्मों के आपसी तनातनी के कारण दो हिस्सों में विभाजित होना पड़ा था। पंजाब के इस विभाजन से उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, यहां तक कि सिख धर्म भी बंट गया। आज आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भारत के सिखों का तौर तरीका, रहन सहन, बोली, भाषा सब कुछ पाकिस्तानी पंजाबियों से भिन्न है, अलग है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान में सिख समुदाय की भिन्न बोली के बारे में और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अलग लिपि के बारे में। आज हम बात करेंगे सिख समुदाय के गुरुमुखी और शाहमुखी लिपि के बारे में, जो भारत के बंटवारे के साथ साथ अलग लोगों की अलग पहचान बन गई। नमस्कार, नेटवर्क पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। सिख धर्म वैसे तो सभी धर्मों, सभी भाषाओं को एक साथ लेकर चलने पर विश्वास रखता है। इसी कारण हिंदू सुरक्षा के लिए बना ये पंथ अपनी भाषा में उर्दू का इस्तेमाल करता था। उर्दू भाषा के बारे में ये कहा जाता है कि उर्दू बोली तो पंजाबी बोलने के लिए ही इस्तेमाल की गई थी। आपने ये अक्सर नोटिस भी किया होगा कि सिख हिंदी के देवनागरी लिपि में नहीं, बल्कि गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखते हैं। पंजाबी भाषा में केवल गुरुमुखी लिपि ही नहीं है, इसके अलावा पंजाबी लोग अपनी भाषा में, अपनी लेखन में शाहमुखी लिपि का भी इस्तेमाल करते थे। प्राचीन भारत के सरदार इन दोनों लिपि का इस्तेमाल करते हुए पंजाबी बोलते थे। यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दें कि जो सिख समुदाय में गुरु ग्रंथ साहिब है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और सिखों के गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि गुरुमुखी लिपि से कई सौ साल पहले शाहमुखी लिपि की खोज हुई थी। इस लिपि के बारे में यह कहा जाता है कि यह सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है। शायद इसी कारण से गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी और सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। भारत के विभाजन के बाद जिन सिख समुदाय के लोगों ने भारत में रहना चुना था, उनकी भाषा, बोली, लिखावट में गुरु अंगद देव जी द्वारा खोजी गई लिपि गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल दिखेगा। जबकि दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान में जिन सरदारों ने रहना विकल्प चुना था, उनकी भाषा में आपको शाहमुखी लिपि का प्रयोग ज्यादा दिखेगा। इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के विभाजन के बाद वहां के सिख समुदाय इस्लाम धर्म से ज्यादा करीब में रहा है, इसलिए ये सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण का इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें इस्लामिक देशों में रहने में भी सरलता होती है। इसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान के मुस्लिम इस ईरानी लिपि के पंजाबी संस्करण के कारण शायद वहां पंजाबियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा आराम के साथ रहते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि जब शाहमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है तो वो उर्दू लिखावट से ज्यादा मेल खाती है। इस वजह से वो लिखावट मुसलमानों को समझने में ज्यादा आसानी होती है। भारत की बात करें तो यहाँ खालसा पंथ मतलब कि सिख धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाख है, यानी ट्रिब्यूटरी है या फिर कह लें सहायक है। वैसे भी अगर आप सिख समुदाय के गुरुओं को सुनेंगे तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना ही हिंदू रक्षा के लिए हुई थी। इस कारण यहाँ के सिख अपनी बोली, भाषा और लिखावट में गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। भारत के सिखों के मुताबिक गुरुमुखी गुरु के मुख से निकली हुई लिपि है और श्रद्धा के साथ यहाँ के सिख इसी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ये लिपि पंजाबी लिखने का स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है। इन दोनों लिपियों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां शाहमुखी लिपि में पंजाबी उर्दू भाषा की तरह राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, वहीं गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लेफ्ट से राइट यानी कि हिंदी इंग्लिश भाषा की तरह लिखी जाती है। वर्तमान में इसी कारण भारत में पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है और पाकिस्तान में पंजाबी शाहमुखी में लिखी जाती है। लिपि में भिन्नता के कारण इन दोनों देशों के पंजाबियों की भाषा में भी आपको अंतर मिलेगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि 1947 में सिर्फ देश ही नहीं बटा था, बल्कि इसके अलावा हमारी भाषाएं और बहुत सारी चीजों का भी बंटवारा हो गया था। बहुत धन्यवाद।